हाय व्यूवर्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो एके। हाज़िर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर के बारे में कि कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर क्या है और इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक लाइनक्स बेस्ड सिस्टम पे। लास्ट टू सेशन की अगर बात की जाए तो लास्ट सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था डीएनएस सर्वर के बारे में। डीएनएस सर्वर क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसका वर्क फ्लो क्या है, क्यूरीज़ कौन कौन सी होती हैं, आपके रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने प्रैक्टिकली लैब के अंदर ये देखा कि प्राइमरी डीएनएस सर्वर को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साथ ही हमने जो सेकंड सेशन था हमारा, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मास्टर एंड स्लेव डीएनएस सर्वर क्या होते हैं और स्लेव एंड मास्टर डीएनएस को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर के बारे में। सो कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर को समझने से पहले एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं हम अपने डीएनएस सर्वर के वर्कफ्लो को। सबसे पहले अगर बात की जाए तो डीएनएस सर्वर हमारा नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम रेजोल्यूशन के लिए होता है। सो सबसे पहले अगर एक यूज़र है, उसने एक क्यूरी जनरेट की, लाइक उसने एक साइट को सर्च किया, तो उसकी क्यूरी सबसे पहले चेक किया जाता है कि आपकी लोकल डीएनएस सर्वर या कैशे के अंदर या आपका जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके कैशे के अंदर वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। फॉर द टाइम बिंग अब अगर हम ये कंसिडर करें कि वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं थी, लाइक जो उसने एक नेम लिखा जिसकी रेजोल्यूशन उसने करवानी थी, उसको एक साइट ओपन करनी थी, तो उसके अगेंस्ट उसे कोई आईपी चाहिए थी उसके ब्राउज़र को ओपन करने के लिए। उसकी मशीन को वो आईपी चाहिए थी ब्राउज़र को ओपन करने के लिए, ना कि उस यूज़र को। सो हम ये सिनेरियो के साथ चलते हैं कि वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसकी कैशे या जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके कैशे में वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो उसकी क्यूरी को रेफ़र किया जाता है रूट डीएनएस सर्वर को। रूट डीएनएस सर्वर होल्ड करता है आपकी टॉप लेवल डोमेन जो डीएनएस सर्वर हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। टॉप लेवल डोमेन्स क्या होती हैं? .com, .net, .org, .edu, ये सारी टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं। आपकी क्यूरी रेफ़र होगी टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर के पास, टीएलडी के पास। टीएलडी इंफॉर्मेशन होल्ड करता है आपकी सब डोमेन्स की। अब जो आपकी डोमेन्स आ जाती हैं, लाइक example.com, google.com, youtube.com, ये सारी डोमेन्स आ जाती हैं आपकी। सो इसकी इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है आपका टॉप लेवल डोमेन सर्वर। अब जब क्यूरी इसके पास आ जाती है तो इसने उस डोमेन से रिकॉर्ड्स को, उस डोमेन से इन्फॉर्मेशन को लेना होता है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाते हैं अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। लाइक ऐसे डीएनएस सर्वर आपकी एक डोमेन है example.com, तो उसके लिए आपने डीएनएस सर्वर बनाया, तो उसके लिए आपको वहाँ पे रिकॉर्ड्स बना के रखने होते हैं। लाइक आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी रेजोल्यूशन के लिए आपने उस सर्वर को बताना पड़ता है कि मेरी इस आईपी के अगेंस्ट ये होस्ट नेम है और इस होस्ट नेम के अगेंस्ट इस डोमेन नेम के अगेंस्ट मेरी ये आईपी मौजूद है। सो क्यूरी आपकी जो आपका अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है उसके पास आती है, और उसके बाद जब भी उसको जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होता है वो मिल जाता है, तो वहाँ से फिर जो आपका लोकल रिज़ॉल्वर है वो उसको कैशे कर लेता है रिस्पांस को, और साथ ही जो यूज़र की जो डिवाइस है वो उसको आईपी मिल जाती है और आपका ब्राउज़र आपकी साइट के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब हमने अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने प्राइमरी डीएनएस सर्वर एंड सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के बारे में डिस्कस किया था। मैं अगर आपको एक दूसरी डायग्राम पे लेके जाऊँ इसको मज़ीद समझाने के लिए, तो सबसे पहले ये था कि यूज़र ने एक क्यूरी जनरेट की, तो आपके मास्टर डीएनएस के पास चली गई। मास्टर डीएनएस आपका अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है। लाइक आपके जो डीएनएस के रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ से इसने आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करवानी है, वो आपके इस सर्वर के अंदर मौजूद है। फिर हमने ये देखा कि स्लेव डीएनएस कैसे काम करता है। तो स्लेव डीएनएस आपका डिपेंडेंट होता है आपके मास्टर डीएनएस पे। लाइक उसके कोई अपने जोन्स नहीं होते, उसके पास कोई अपना रिकॉर्ड्स नहीं होते, वो जोन शेयर करता है किसके साथ? आपके मास्टर डीएनएस के साथ। उसके अपने जोन्स या अपने रिकॉर्ड्स नहीं हैं। ये बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है कि आपकी जो मास्टर जो डीएनएस है उसका एक तो लोड कम हो सके और सारी क्यूरीज उस पर ना जाएँ, और हम साथ ही ये यूज़र को ये बता देते हैं, इस सिस्टम के हम बता देंगे कि आपका प्राइमरी डीएनएस ये है और सेकेंडरी डीएनएस आपका ये है। और जब भी क्यूरी इस सेकेंडरी डीएनएस के पास जाती है तो वो लोकली इसको सर्व कर देता है, इस जहाँ से इसको क्यूरी रिसीव हुई होती है उसको ये सर्व कर देता है।
सो मल्टीपल क्यूरीज़ ये हम इसलिए कन्फिगर करते हैं कि मल्टीपल क्यूरीज़ आपके पास मल्टीपल यूज़र से क्यूरीज़ आ रही हैं, या एक ही यूज़र ने मल्टीपल ब्राउज़र ओपन किए हैं तो बार बार एक ही साइट को क्यूरी कर रहा है, तो बजाय इसके कि आपके मास्टर डीएनएस पे वो क्यूरीज़ जाएँ और वहाँ से आपका रिकॉर्ड फैच हो और वो आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी रेजोल्यूशन हो, तो उसके लिए हम कन्फिगर कर देते हैं स्लेव डीएनएस, ताकि जो हमारा मास्टर डीएनएस है या प्राइमरी डीएनएस है इसका लोड कम हो सके। और साथ ही ये जो स्लेव डीएनएस है ये एक लाइट वेट भी होता है, लाइक इसके अपने जोन नहीं है, इसने जोन शेयर करने होते हैं आपके मास्टर डीएनएस के साथ। और साथ ही ये आपको प्रोवाइड करता है रिडेंडेंसी, लाइक इन केस कि आपका जो मास्टर डीएनएस है प्राइमरी डीएनएस है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उस केस में आपका जो स्लेव डीएनएस है वो यूज़र की जो क्यूरीज है उनको आईपी टू नेम एंड नेम टू जो आईपी रेजोल्यूशन उसने करवानी है तो वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। सो ये तो था कि आपके एक लोकली आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर आपने बना लिए हैं तो उसके लिए मास्टर एंड स्लेव का कंसेप्ट यूज़ होता है। ये मास्टर एंड स्लेव जो डीएनएस हैं ये दोनों अथॉरिटेटिव डीएनएस होते हैं, लाइक इनके लोकली रिकॉर्ड्स होते हैं और उस रिकॉर्ड में से आपका डेटा चेक करके आपके रिकॉर्ड्स देख के वहाँ से डेटा को आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व किया जाता है। सो इन केस कि अगर आपकी कुछ क्यूरीज ऐसी हैं जिन क्यूरीज ने आउट ऑफ द डोमेन लाइक एक्सटर्नल डोमेन पे जाना है, इंटरनेट पे जाना है, तो उस केस में फिर आप मास्टर एंड स्लेव के कंसेप्ट को यूज़ नहीं कर सकते। उस केस में आप क्या करेंगे, लाइक कुछ क्यूरीज आपकी इंटरनेट पे जा रही हैं, कुछ क्यूरीज आपकी लोकल डोमेन के लिए, इंटरनल डोमेन्स के लिए, तो जो आपकी एक्सटर्नल डोमेन के लिए क्यूरीज होंगी वो रिजॉल्व नहीं हो सकेंगी। उस केस में हमारे पास आता है कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर। कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर ये होता है। अब मास्टर एंड स्लेव में जो एक और चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि ये आपके जो रिजल्ट्स हैं उन्हें कैशे नहीं करते हैं। जब भी ये क्यूरी रेज होगी अगर उसने मास्टर पे जाना है तो उसी सेम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो रिजॉल्व होगी। अगर उसने स्लेव से रिजॉल्व होना है, स्लेव पे क्यूरी उस क्यूरी ने स्लेव से रिजॉल्व होना है या स्लेव ने उस क्यूरी को रिजॉल्व करना है तो वो सेम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रिजॉल्व होगी, क्योंकि वो डेटा को कैशे करके नहीं रख रहे लोकली। यहाँ स्लेव ने डेटा कैशे नहीं किया हुआ अपने पास या मास्टर के रिकॉर्ड को कैशे नहीं किया, मास्टर के वो जोन को फच कर रहा होता है, अपडेट कर रहा होता है एज़ पर सेटिंग जो हम अपने जोन डिफ़ाइन करते हैं। तो उसमें हम कुछ सेटिंग्स लाइक रिफ़्रेश का एट्रीब्यूट होता है, एक्सपायर का एट्रीब्यूट होता है, रीट्राई का एट्रीब्यूट होता है। तो ये एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं कि उसने कितनी देर के बाद इस मास्टर से अपना जोन अपडेट करते रहना है और कितनी देर तक उसने इस डेटा को रखना है, क्योंकि हो सकता है मास्टर पे आपके जोन या आपके रिकॉर्ड्स अपडेट भी हो रहे हैं। सो जो मास्टर एंड स्लेव हैं ये डेटा को कैशे नहीं करके रखते। एक तो ये अथॉरिटेटिव डीएनएस हो गए, इनके अपने जोन होते हैं और ये डोमेन के लिए आपकी जो भी डोमेन है उसके लिए इंटरनल डोमेन है उसके लिए काम करते हैं। आपकी क्यूरीज अगर एक्सटर्नल डोमेन पे जाएँ तो उसके लिए आपको आपकी क्यूरीज रिजॉल्व नहीं होगी। तो ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है आपका कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर। कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर क्या करता है कि आपके इसके भी अपने कोई जोन नहीं है, ये भी डिपेंडेंट होता है मास्टर के साथ। लेकिन इसने क्या करना होता है कि जो क्यूरी इसके पास आएगी, लाइक एक इंटरनल क्यूरी इसके पास आई तो उस क्यूरी को ये फॉरवर्ड करेगा जो भी इसका फॉरवर्डर है, लाइक जो भी इसका मास्टर सर्वर डीएनएस सर्वर है। इसके पास एक XYZ क्यूरी आई तो इस क्यूरी ने इसको फॉरवर्ड किया यहाँ से मास्टर के पास। मास्टर के पास इसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो भी आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी रेजोल्यूशन के लिए चाहिए थी वो इसको आंसर इसको मिल जाता है। तो ये फिर उस आंसर को क्या करेगा, उस रिज़ल्ट को कैशे कर लेगा अपने पास, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई सेकंड क्यूरी आती है इस यूज़र से आए या जिस भी यूज़र से आए तो वो इसको फास्टर रिस्पांस प्रोवाइड कर सके, बजाय इसके कि इस मास्टर पे भेजे और मास्टर से डेटा को फैच करके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लेके रिजल्ट्स लेके क्यूरी रिजॉल्व करे। वो अपने लोकल कैशे से इस क्यूरी को रिजॉल्व कर लेगा। एक तो ये फास्टर रिस्पांस होगा और दूसरा इसमें जो एडवांटेज है वो एडवांटेज होता है हमारे पास किस चीज़ के लिए कि अगर आपके पास कुछ क्यूरीज ऐसी हैं जो एक्सटर्नल डोमेन्स पे जा रही हैं, जिन्होंने एक्सटर्नल डीएनएस सर्वर से लाइक आपके पब्लिक डीएनएस सर्वर जो होते हैं लाइक 8.8.8 हम अक्सर यूज़ करते हैं, 4.4.4 एंड 1.1 इस तरह के जो डीएनएस सर्वर हैं हमारे पब्लिक जो डीएनएस सर्वर हैं आपकी क्यूरीज इंटरनेट के रिलेटेड हैं, तो उनको अगर रिजॉल्व करवाना है इसने तो ये फिर उन क्यूरीज को भी फॉरवर्ड करेगा
पब्लिक डीएनएस पे। मास्टर एंड स्लेव के कंसेप्ट में क्या था कि आपका अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर हैं, इनके अपने लोकल जोन्स होते हैं, जोन्स के अंदर लोकल अपने रिकॉर्ड्स होते हैं और ये एक डोमेन के लिए काम करते हैं। अगर मास्टर एंड स्लेव के सिनेरियो में देखा जाए तो अगर कुछ क्यूरीज अगर आपकी आउट ऑफ द इंटरनल डोमेन लाइक एक्सटर्नल डोमेन की क्यूरीज आ जाती हैं तो ये फिर उनको रिजॉल्व नहीं कर सकेगा। ये जस्ट आपके एक इंटरनल यू कैन से दैट के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मास्टर एंड स्लेव का कंसेप्ट रिडेंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्लेव रिडेंडेंसी प्रोवाइड करता है मास्टर। इन केस कि आपका सारी क्यूरीज मास्टर पे जा रही हैं, इन केस कि आपकी सारी क्यूरीज मास्टर पे जा रही हैं तो मास्टर को रिस्पॉन्ड करने में जो उसका रिस्पॉन्ड टाइम होगा वो ज़्यादा अलग हो सकता है। उस स्लेव क्या करता है, उसको रिडेंडेंसी प्रोवाइड करता है कि आपकी जो क्यूरीज आएँ वो कुछ अगर स्लेव के पास आती हैं आपके मास्टर के पास आती हैं, अगर इन केस आपका जो मास्टर सर्वर है डीएनएस सर्वर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आपकी क्यूरी रिजॉल्व हो जाए आपके सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के साथ। लाइक एक स्टैंड बाय का एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है। कैशिंग वाले डीएनएस के पास अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, इसके भी अपने कोई जोन नहीं है, स्लेव के भी अपने जोन नहीं है। स्लेव जोन शेयर करता है आपके मास्टर के साथ, जबकि कैशिंग वाले जो डीएनएस सर्वर है वो जोन शेयर नहीं करता। वो आपकी क्यूरीज को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। उसके पास जो भी क्यूरी आएगी उसने फॉरवर्ड करनी है अपने मास्टर डीएनएस को, या जो भी उसका पेरेंट डीएनएस जो भी उसका फॉरवर्डर है जिसको इसने क्यूरीज फॉरवर्ड करनी है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने जो भी सेटिंग रखी होंगी तो उसको इसने क्यूरी फॉरवर्ड करनी है। वहाँ से वो फिर रिज़ल्ट को लेके आएगा और उसी रिज़ल्ट को क्या कर देगा, कैशे कर देगा। अब कैशे करने का फ़ायदा क्या होगा कि उसी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या किसी आपके जो भी आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर से एक और अगर कोई क्यूरी आती है, उसको सेम क्यूरी रेज होती है तो वो उसको फास्टर टाइम में जल्दी उसको जो है ना वो रिजॉल्व कर सके। कैशे का एक ये फ़ायदा होगा। सेकंड इसका एडवांटेज क्या है कि अगर आपकी जो क्यूरी है वो आउट ऑफ इंटरनल डोमेन है, लाइक वो एक्सटर्नल डोमेन की आपकी पब्लिक जो डोमेन नेम सर्वर्स हैं उस पर क्यूरीज को जानना है, अपने इंटरनेट की किसी साइट को अप्रोच करना है तो उस केस में उस क्यूरी को वो रिजॉल्व करता है, फॉरवर्ड कर देता है आपके पब्लिक डीएनएस को और पब्लिक डीएनएस उसको रिजॉल्व करके आंसर प्रोवाइड करता है और उस आंसर को वो आपका जो कैशिंग वाली डीएनएस सर्वर है वो कैशे कर लेगा अपने पास फास्टर रिस्पांस के लिए। जब भी उसके पास नेक्स्ट उस क्यूरी को रेज किया जाएगा या उस रेफ़र किया जाएगा तो वो उसका फास्टर रिस्पांस प्रोवाइड करेगा। जो आपका मास्टर एंड स्लेव का कंसेप्ट है वो है अथॉरिटेटिव डीएनएस, जबकि हमारा जो डीएनएस है कैशिंग वाली डीएनएस ये है रिकर्सिव डीएनएस। रिकर्सिव डीएनएस आपके पास डेटा को कैशे, रिकॉर्ड्स को, आंसर को कैशे करते हैं, जबकि मास्टर एंड स्लेव रिकॉर्ड को कैशे नहीं करते। वो इंटरनल डोमेन्स के लिए काम करते हैं, ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डोमेन्स के लिए काम करता है। इसके अपने जोन नहीं होते, ये क्यूरीज को फॉरवर्ड करता है और जो रिजल्ट से उन्हें कैशे करते हैं और उसके बाद फास्टर रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं जब भी नेक्स्ट वो क्यूरी रेज की जाती है उसके पास क्यूरी आती है। इसकी अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये इसके पास अपने जोन कोई नहीं है, ये लाइट वेट है। उसके बाद स्पीड की बात की जाए तो ये फास्टर जो इसकी स्पीड है वो फास्ट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो इसकी जो क्यूरी है वो आपके मास्टर डीएनएस के पास जाएगी, लेकिन सेकंड टाइम जैसे ही इसके पास क्यूरी आ जाए तो उसने कैशे से उसको रिस्पांस कर देना है, तो ये फास्टर रिस्पांस प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये आपका जो मास्टर डीएनएस है उसके लोड को भी रिड्यूस करता है, बजाय इसके कि सारी क्यूरीज़ आपके जो नेटवर्क की क्यूरीज़ हैं वो सारी एक मास्टर सर्वर के ऊपर जाएँ, तो उस केस में आपकी कुछ जो क्यूरीज़ लोकल होंगी जो इसके कैशे में होंगी उनको वो यहाँ से कैशे से ही रिस्पांस कर देगा, रिजॉल्व कर देगा। तो ये जो मास्टर है हमारा उसका लोड भी रिड्यूस कर देता है। अगर आपके पास कैशे में डेटा पड़ा है और आपके जो आप स्ट्रीम डीएनएस हैं, जो आपके मास्टर डीएनएस हैं या आपके पब्लिक डीएनएस हैं वो स्लो भी हैं, इन केस उन पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इसके पास अगर कैशे में डेटा पड़ा हुआ तो उसने वहीं से क्यूरी को रिजॉल्व करना है, तो ये फास्टर रिस्पांस भी प्रोवाइड करता है। होपफुली आपको थियोरेटिकली ये चीज़ें समझ आई होंगी। जो लास्ट 2 सेशन है जिसमें हमने डीएनएस के बारे में डिस्कशन की थी, प्राइमरी डीएनएस के बारे में डिस्कशन की थी, एंड सेकंड जो हमारा सेशन है जिसमें हमने सेकेंडरी डीएनएस के बारे में बात की और उसको कॉन्फ़िगर करना सीखा। उसकी जो
जो वीडियोज़ की जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूँगा इसी की डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोज़ को लाजमी देखें ताकि आपको सबसे पहले प्राइमरी डीएनएस कॉन्फ़िगर करना आ जाए, उसके बाद आपको सेकेंडरी डीएनएस का कंसेप्ट पता चल जाए और उसके बाद आप फिर कैशे डीएनएस आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो इजीली आप समझ सकेंगे। तो चलते हैं हम अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में अपनी वीएम्स पे और देखते हैं कि हम कैसे प्राइमरी डीएनएस प्राइमरी डीएनएस एंड कैशिंग वाले डीएनएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस लैब में मैंने प्राइमरी डीएनएस को ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ, मेरी सर्विसेज चल रही हैं। प्राइमरी डीएनएस को कॉन्फ़िगर करने के लिए लाजमी उस जो सेशन में जिसमें हमने ये डिस्कशन की थी, हम सीखा था कि कैसे हम प्राइमरी डीएनएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको लाजमी एक दफ़ा देखें। अगर मैं आपको सर्विसेज बताऊँ, ये मेरी रेड हैट 9 की मशीन है और इस पर मैंने प्राइमरी डीएनएस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। मैं अगर आपको सर्विस का स्टेटस बताऊं तो मेरे पास नेम्ड की जो सर्विस है वो एक्टिव एंड रनिंग होगी। मेरी सर्विस एक्टिव एंड रनिंग है। अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात करूं तो etc name.conf हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसके अंदर हमारे पास ये होते हैं। तो ये मेरे पास इसमें फॉरवर्ड जोन है, रिवर्स जोन दोनों बने हुए हैं। सबनेट जो नेटवर्क प्रीफिक्स है वो मैंने इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं, कौन से नेटवर्क को दे सकते हैं। इसको छोड़ दें, ये हमने जो अलाउ फॉरवर्ड है ना, अलाउ क्यूरी का वो जो किया था, ये हमने लास्ट सेशन में किया था सेकेंडरी डीएनएस के लिए। आज के सेशन में भी ये सेम सेटिंग हमारे यूज़ में होंगी। सो प्राइमरी डीएनएस आज के प्रैक्टिकल के लिए आपका प्राइमरी डीएनएस रेडी होना चाहिए। सेकेंडरी डीएनएस के लिए सेकेंडरी हम डीएनएस पे चलते हैं और सबसे पहला काम यहाँ पे हमने डीएनएस कॉन्फ़िगर करने के लिए करना होता है पैकेजेस को इंस्टॉल। सो पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। ये मेरी CentOS की मशीन है तो यहाँ पे मैं पैकेज मैनेजर यूज़ करूँगा यम। पैकेज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल है, कोई अपडेट नहीं है उसकी। सो स्टार्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है कहाँ से, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से। कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी होती है etc name.conf। इसका हम कर लेते हैं बैकअप ले लेते हैं। जब भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप चेंज करें तो लाजमी उसका बैकअप लेंगे, इन केस अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन है वो वर्क नहीं करती तो उस केस में आप अपनी एक्टिविटी को रिवर्ट कर सकें। .bk के नाम से मैं रख लेता हूँ, ba करता हूँ etc name.conf। उसके बाद हम चले जाते हैं लाइन नंबर अगर आपने देखनी है वी एडिटर में तो ये escape SCNU आप इंटर करेंगे तो आपकी लाइन नंबर भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। सबसे पहले चलते हैं लाइन नंबर 12 पे, ऑप्शन वाले सेक्शन में। यहाँ पे ये देखें लिसन ऑन पोर्ट, ये हमने लोकल होस्ट के लिए रखा हुआ है। उसके बाद हम इस सर्वर का IP भी दे देते हैं 192.168.16.0.102 मेरे इस सर्वर का IP है जिसको मैंने एज ए कैशे DNS कॉन्फ़िगर करना है। कॉलन लगाएंगे, स्पेस देंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद हमने अलाउ क्यूरी में आपने ये रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि कौन सा नेटवर्क या कौन सा सिस्टम इस आपके DNS सर्वर को क्यूरी कर सके। तो हम यहाँ पे पूरे एक नेटवर्क को मेंशन कर सकते हैं या एनी, अगर आपने सारे नेटवर्क अलाउ करने हैं तो एनी का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने नेटवर्क के लिए इसको अलाउ करता हूँ, प्रीफिक्स मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कॉलन एंड। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करने हैं। एट्रीब्यूट्स हमने क्या डिफ़ाइन करने हैं, अब हमने ये डिस्कस किया है कि जो हमारा कैशिंग वाले DNS सर्वर होता है ये इसके अपने जोन्स नहीं होते, इसने क्यूरीज़ को फॉरवर्ड करना होता है आपके मास्टर DNS को। सो उसके लिए हम यहाँ पे सेटिंग या जो भी रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं कॉन्फ़िगरेशन है वो मेंशन कर लेते हैं। डबल फॉरवर्ड स्लैश के जो ये हम मेंशन करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, ये कमेंटेड लाइंस होती हैं ना, ये एज ए कॉन्फ़िगरेशन ट्रीट नहीं करता आपका DNS सर्वर या नेम सर्विस जो इसे एज ए कॉन्फ़िगरेशन नहीं ट्रीट करता। तो यहाँ पे मैं कुछ कमेंट दे देता हूँ, फॉरवर्ड ऑल
क्यूरीज टू मास्टर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है फॉरवर्डर्स, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। यहाँ पे आपने मेंशन करना है जिसको आपने क्यूरीज फॉरवर्ड करनी है। तो मैंने क्यूरीज फॉरवर्ड करनी है अपने मास्टर को, जिसकी IP 172.16.0.100 सेमीकोलन। उसके बाद आप मेंशन करते हैं पब्लिक DNS। ये तो हमारी जो मास्टर DNS था, ये था हमारा अथॉरिटेटिव DNS। लाइक आपकी जो डोमेन की, जो आपके इंटरनल डोमेन्स की क्यूरीज होंगी वो ट्रांसफ़र होंगी इसको। और जो अगर आपकी कोई एक्सटर्नल डोमेन की क्यूरीज हैं वो किसको फॉरवर्ड हो, वो आपके मेंशन कर दें। यहाँ पे DNS 1.1.1 मेंशन कर देते हैं, 8.8.8 मेंशन कर देते हैं। ब्रैकेट हम यहाँ पे करते हैं क्लोज। उसके बाद हम चलते हैं रिकरियन। आपने यस करना होता है। रिकरियन का ऑप्शन होता है कि आप जो कैशिंग है उसको इनेबल कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे एक ऑप्शन आपने मेंशन करना होता है फॉरवर्ड फर्स्ट। फॉरवर्ड फर्स्ट क्या करता है कि अगर आपकी ये जो पहली जो IP है, जो आपकी पहली जो भी सबसे पहली क्यूरी होगी, लाइक फर्स्ट टाइम जो क्यूरी आप कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले फॉरवर्ड होगी आपके इस IP पे, इस DNS सर्वर पे। उसके बाद रिस्पांस को कैशे किया जाएगा। अगर उसको वो रिस्पांस नहीं मिलता, वो क्यूरी रिजॉल्व नहीं होती, तो फिर आपकी क्यूरी फॉरवर्ड की जाती है आपके सेकंड DNS सर्वर को, ये जो कि हमारा पब्लिक DNS सर्वर है। इसको यूज़ क्यों किया जाता है? ये जो हमारी जो IP है 172.16.0.100, ये हमारे अथॉरिटेटिव DNS सर्वर की है, हमारे अपने डोमेन्स के लिए, इंटरनल डोमेन के लिए। सो अगर यूज़र ने क्यूरी जनरेट की, उसने एक साइट को एक्सेस किया, लाइक उसने एक्सेस किया facebook.com को। अब facebook.com का जो ये रिकॉर्ड्स हैं या उसके PTR रिकॉर्ड्स हैं, वो तो हमारे अथॉरिटेटिव DNS सर्वर के पास नहीं होंगे, क्योंकि ये हमने अपनी इंटरनल डोमेन के लिए बनाया हुआ है। सो उस केस में क्यूरी को फॉरवर्ड किया जाएगा आपके पब्लिक DNS को, जहाँ से वो रिजॉल्व होकर उसका आंसर कैशे कर लेगा। और उसके बाद जब भी इस क्यूरी को, जब भी कोई यूज़र या जब भी किसी सिस्टम से ये क्यूरी आएगी, तो उसको फास्टर रिस्पांस प्रोवाइड करेगा। सो फॉरवर्ड फर्स्ट का ऑप्शन इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि आपकी जो पहली क्यूरी है, फर्स्ट टाइम जो क्यूरी होगी आपकी, वो कौन से सर्वर को, कौन से DNS सर्वर को फॉरवर्ड हो। कैशिंग वाली DNS सर्वर के अपने कोई जोन नहीं होते, ये क्यूरीज को फॉरवर्ड करता है आपके मास्टर DNS को या आपके पब्लिक DNS को, किसी दूसरे DNS को फॉरवर्ड करता है। इन शॉर्ट अगर आप इसको समझे, फॉरवर्ड फर्स्ट हमने यस कर लिया, रिकरियन यस कर लिया। उसके बाद DNS सिक्योरिटी को हम भर लेते हैं नो। DNS एक वैलिडेशन हमने इनेबल नहीं की हुई, उसको नो कर देते हैं। उसके बाद लास्ट पे चलते हैं। तो ये हमारे लोकल जोन, जो बिल्ट इन जोन होते हैं, जोन जो बिल्ट इन जोन फाइल होती है हमारी, जब भी हम नेम की सर्विस को, बाइंड के पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, तो ये जोन की फ़ाइल होती है जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड बनाए होते हैं। तो हम इसको कर देते हैं कमिट, ताकि ये कोई लोकल जोन के अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो ये उसको यूज़ ना कर सके। WQ करेंगे एंड इंटर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को वैलिडेशन के लिए हम कमांड रन करते हैं नेम्ड -check -conf etc name.com, जो कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का नाम है। अगर ये कमांड कोई आउटपुट दे तो इसका मतलब है कि वो कुछ एरर दे रही होती है, तो उसको आपने रेक्टिफाई करना होता है। लाइक अब मैं आपको इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर ये डबल फॉरवर्ड स्लैश की बजाय मैं अगर यहाँ पे कमिट कर लूँ और अभी मैं अगर अपनी फ़ाइल को वैलिडेट करूँ, तो ये आपको डेफिनेटली एरर बताएगा। इस केस में Shift G, मैं इसके अंदर भी हैश कर लेता हूँ और कुछ
ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में कर्ली ब्रेसेस के साथ को क्लोज कर लेता हूँ। लाइक मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर एरर्स हैं, तो ये देखें वो बता रहा है कि सिंटैक्स का एरर है नियर, वो साथ बता भी रहा है 67 जो हमारी लाइन है उसके बाद कहीं एरर आ जाता है, तो इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर एरर होंगी तो आपकी सर्विस स्टार्ट नहीं होगी। हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओके। उसके बाद आपकी अगर फायरवॉल रनिंग है, फायरवॉल सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल डी सर्विस हमारी एक्टिव एंड रनिंग है, तो शो हम फायरवॉल रूल्स के अंदर इस सर्विस को अलाउ करवा लेते हैं। फायरवॉल -CMD परमानेंट ऐड सर्विस करेंगे, सर्विस का नाम देंगे हम DNS, फायरवॉल को हम करेंगे रीलोड, रीलोड का जो एट्रीब्यूट है स्विच है उसको यूज़ करते हैं, रीलोड करेंगे। उसके बाद अगर आप इसको देखना चाहें लिस्ट -all की कमांड होती है, तो हमारे पास ये DNS की सर्विस को अलाउ किया गया है फायरवॉल रोल्स के अंदर। इसकी टेस्टिंग के लिए हमने क्या करना है, इसकी टेस्टिंग के लिए हम चलते हैं एक थर्ड VM पे, जहाँ पे हमने ये टेस्ट करना है कि इधर हमारा ये जो कैशिंग वाले DNS सर्वर है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसकी दिखाऊं, name.conf, लॉगिंग को इनेबल कर लेते हैं। लॉगिंग वाले सेक्शन पे आप जाएंगे तो ये लॉगिंग के लिए बता रहा है कि आपकी जो लॉग फाइल है वो कहाँ पे बनती है, डेटा के अंदर name.run। अब ये लोकेशन होती है जैसे हमारी जोन्स की फ़ाइल बनती है ना etc where named के अंदर, तो जैसे हमारी जोन्स की फ़ाइल बनती है नेम्ड के अंदर, where named के अंदर, तो ये भी लॉग फाइल हमारी where named के अंडर डेटा नाम की डायरेक्टरी होगी, उसके अंडर ये हमारी name.run की फ़ाइल बनेगी। सो उसके लिए हम लॉगिंग इनेबल कर लेते हैं। लॉगिंग के लिए RNDC की एक कमांड होती है। RNDC इज़ जस्ट लाइक जैसे हम सिस्टम CTL से अपनी सर्विसेज को स्टार्ट एंड स्टॉप करते हैं ना, तो आपने अपने बाइंड का जो पैकेज है, ये सॉफ्टवेयर है जो, उसको अगर आपने मैनेज करना है विदाउट रिस्टार्टिंग द सर्वर, तो उसके लिए आप RNDC की जो कमांड है वो यूज़ करते हैं। सो RNDC के लिए हम लॉगिंग इनेबल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, RNDC की कमांड से हम लॉगिंग को इनेबल कर लेते हैं। सो इसने sudo RNDC query log on that etc RNDC key was found। चलें इसको टेस्टिंग के टाइम में देखते हैं, कुछ वो एरर दे रहा है RNDC। खैर इसको देखते हैं टेस्टिंग के टाइम पे। सबसे पहले हम अपनी सर्विस का स्टेटस चेक कर लेते हैं। सिस्टम CTL स्टेटस नेम्ड की अगर मैं सर्विस चेक करूं तो मेरे पास नेम्ड की सर्विस एक्टिव एंड रनिंग है। यस, अभी तक हमने इस सर्विस को स्टार्ट नहीं था किया। सिस्टम CTL इनेबल -now named.service, ये हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई है। अभी अगर इसका स्टेटस चेक करें और अभी आप RNDC की इनेबल करेंगे तो ये आपकी RNDC सर्विस, RNDC जो आपकी सर्विस पे इनेबल होनी थी वो क्यूरीज, जो क्यूरी लॉग, वो आपके इनेबल हो गए हैं। सो टेस्टिंग के लिए हम चलते हैं। प्राइमरी DNS की अगर मैं बात करूं तो cat etc where named फॉरवर्ड जोन की मैंने जोन फाइल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर आप ए रिकॉर्ड्स के अंदर देखें तो आपके पास MyDNS server.example.local के लिए 100 की IP है, मेल के लिए
10 की आईपी है, मेल 2 के लिए 120 की आईपी है, सेकेंडरी के लिए मेरे पास 102 की आईपी है, लाइक सेकेंडरी डॉट एग्जाम्पल डॉट लोकल। यहाँ पे ये देख लें कि हमारी इंटरनल डोमेन के लिए सारे रिकॉर्ड्स हैं, जबकि एक्सटर्नल डोमेन के लिए लाइक google.com, youtube.com, yahoo.com, इस तरह की जो जो हमारी पब्लिक डोमेन्स हैं उसके लिए हमारे पास कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके लिए पब्लिक डीएनएस सर्वर का यूज़ किया जाता है। तो उसकी कन्फिग्रेशन हमने कहाँ पे की है, अपनी कन्फिग्रेशन जो कैशिंग वाले डीएनएस सर्वर हम बना रहे हैं, तो उसकी कन्फिग्रेशन के अंदर हमने ये मेंशन किया है कि फॉरवर्डर्स हमारे जो आईपीज़ हैं, जो हमारी क्यूरीज़ हैं, वो किस किस को फॉरवर्ड करनी है। एक तो इंटरनल डोमेन के लिए इस पे, और जितनी भी क्यूरीज फर्स्ट टाइम होंगी फॉरवर्ड फर्स्ट से हमने मेंशन कर दिया कि जितनी भी क्यूरीज फर्स्ट टाइम जो भी क्यूरी होगी वो सबसे पहले इसको फॉरवर्ड होगी, वहाँ से उसको रिजल्ट मिल जाता है, वो कैसे कर लेगा, रिजल्ट नहीं मिलता तो अगर वो फिर वो इसको फॉरवर्ड करेगी इस डीएनएस पे और उसके बाद फॉरवर्ड करेगी इस डीएनएस पे। तो जब भी हमारी कोई अगर ऐसी एक्सटर्नल क्यूरी है जिसका रिजल्ट यहाँ से इसे नहीं मिलेगा, तो वो उस क्यूरी को फॉरवर्ड कर देगा इस डीएनएस के पास, और उसके बाद रिजल्ट को कैसे करके क्यूरी को रिजॉल्व भी कर लेगा और रिजल्ट को कैसे भी कर लेगा। क्यूरी लॉगिंग की जो कमांड है ये आपने अपने कैशिंग वाले डीएनएस सर्वर पे रन करनी है। इसका जो यूज़ है हमें ड्यूरिंग टेस्टिंग के कैसे हमारा जो कैशिंग वाले डीएनएस सर्वर है वो कैसे वर्क करता है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी टेस्ट मशीन पे। यहाँ पे etc resolve.conf में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे जो नेम सर्वर है 102 इसको मैं कर लेता हूँ, सॉरी 102 को करना है, नेम सर्वर 102 को मैं ऐड कर लेता हूँ। अब अगर मैं डिग करूँ, dig@, मेरे पास यहाँ पे ये देखिएगा कि मैंने कैशिंग वाले डीएनएस सर्वर की आईपी यहाँ पे ऐड करनी है, और वहाँ से कैशिंग वाले डीएनएस सर्वर की आईपी है 102, ये मेरा कैशिंग वाले डीएनएस सर्वर था ये। और इससे मैं अगर डिग करूँ माय डीएनएस सर्वर, ये मेरी इंटरनल डोमेन्स की जो क्यूरी है वो होगी example.local। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास पहला जो रिस्पांस है वो कितने मिली सेकेंड्स के अंदर आया, 1209 मिली सेकेंड के अंदर इसने रिजॉल्व करके दिया। क्वेश्चन सेक्शन में ये देखें और आंसर सेक्शन में देखें। आंसर सेक्शन में आपके पास जो उसका ए रिकॉर्ड है वो आपके पास ही होना चाहिए। अगर पीटीआर आप रिवर्स क्यूरी कर रहे हैं, लाइक आप नेम के अगेंस्ट आईपी को सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पीटीआर रिकॉर्ड शो करेगा। तो आंसर सेक्शन में देखेंगे आपके पास रिकॉर्ड शो कर रहा है, और इसके मिली सेकेंड्स नोट करें। क्यूरी का जो रिस्पांस टाइम था, क्यूरी टाइम देखें यहाँ पे वो कितना था हमारे पास 1209 मिली सेकेंड। अभी अगर फिर से मैं इसको क्यूरी करूं तो ये मेरे जो मिली सेकेंड्स वाले जो क्यूरी टाइम है ये कम होने चाहिए। तो अभी आप देख लें कि यहाँ पे क्या आ रहा है 1 मिली सेकेंड। अब हम चेक करते हैं एक्सटर्नल डोमेन को। लाइक मैं अगर यहाँ पे google.com को सर्च करूँ तो मेरे जो google.com है या जितनी भी हमारी कोई पब्लिक जैसे हमारी साइट्स हैं जैसे google.com, yahoo.com, youtube.com, इस तरह का कोई भी ए रिकॉर्ड मेरे जो प्राइमरी डीएनएस है उसके जोन्स के अंदर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है यहाँ पे, मेरे पास सिर्फ इंटरनल डोमेन के लिए है। तो जब अगर हमने यहाँ से सर्च करना है तो वो कैसे सर्च करेगा, उसके लिए हमने एक्सटर्नल उसके लिए हमने जो कैशिंग वाले डीएनएस सर्वर बनाया था उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी वहाँ पे हमने फॉरवर्डर्स के नाम से एक एट्रीब्यूट यूज़ किया था, और उसमें हमने पब्लिक एंड अपने इंटरनल डोमेन के लिए दोनों आईपीज़ यहाँ पे मेंशन की थी। सो अब अगर मैं उसको डिग की कमांड चलाता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं अपनी ट्रस्ट मशीन पे, क्लाइंट मशीन पे। यहाँ पे मैं अगर चेक करूँ google.com तो फर्स्ट रिस्पांस आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास क्यूरी टाइम आया है मेरे पास 1300 मिली सेकेंड, 1300 मिली सेकेंड। अभी अगर मैं इसको दोबारा से क्यूरी करूँ, ये देखिए मेरे पास 0 मिली सेकेंड में इसका रिस्पांस आ रहा है। अब हम चलते हैं अपनी इस मशीन पे जो कि हमारा कैशिंग वाले डीएनएस सर्वर है। मैंने आपको लॉग की फाइल बताई थी वेयर नेम्ड डेटा के अंदर name.run हमने क्यूरी लॉग को इनेबल किया हुआ है। इसको इंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे वो आपको
साथ बता रहा होता है कि क्लाइंट इसने 172 इसने क्यूरी किया है कि इसको गूगल डॉट कॉम को, और उसका रिज़ल्ट इसके साथ ये इसकी आउटपुट भी बता रहा होता है। सो अब अगर मैं इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो कैशे डीएनएस सर्वर है वो रिकॉर्ड को कैशे कर रहा है। एक तो चीज़ हमने ये देख ली कि फ़र्स्ट टाइम उसने रिकॉर्ड हमें दिया, जो उसका क्यूरी रिस्पांस टाइम था वो था मिली सेकेंड्स में ज़्यादा टाइम था। लाइक फ़र्स्ट टाइम उसने हमें 1300 मिली सेकेंड्स में रिस्पांस दिया। सेकंड टाइम उसने हमें 0 मिली सेकेंड, लाइक उसकी लोकल कैशे के अंदर था तो 0 मिली सेकेंड के अंदर उसने हमें रिस्पांस प्रोवाइड किया। अब अगर मैं इस जो हमारी RNDC फ्लैश की कमांड है उसको रन करता हूँ, लाइक मैं कैशे को फ्लैश करता हूँ, तो उसके लिए मैं RNDC फ्लैश की कमांड चलाऊँगा, फ्लैश की कमांड चलाऊँगा। और उसके बाद मैं फिर अगर अपने क्लाइंट मशीन पे जाके google.com को क्यूरी करूं तो आप उसका रिस्पांस देखिएगा कि वो रिस्पांस आपका अभी देखें कि 0 सेकंड से वो कितना 6 मिली सेकेंड है। और फिर मैं अगर इसको करूं क्यूरी तो ये फिर से मेरे पास 0 मिली सेकेंड के अंदर आ गया। और मैं यहाँ पे अगर लॉग्स चेक करूं तो ये मेरे पास इसका रिस्पांस बता रहा है, रिजॉल्वर प्राइमरी क्यूरी कंप्लीटेड, वो सारा मतलब रिस्पांस जो भी है वो यहाँ पे बता रहा है। साथ ही अगर मैं इसको RNDC फ्लैश करूँ इसको और फिर आपको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाऊँ तो ये वो बता रहा है कि आपकी जो मैं कैशे थी वो फ्लैश हो गई है, सक्सीडेड हो गई है। ये भी देखें ये सक्सीडेड हो गई है। फिर से अगर मैं आपकी इस क्लाइंट मशीन पे आऊँ और google.com को मैं सर्च करूँ तो अभी ये देखिएगा कि रिस्पांस टाइम आपका फिर बढ़ जाता है, क्यूरी टाइम जो आपका 1202 सेकेंड। फिर से मैं अगर इसको करता हूँ क्यूरी तो ये देखें 1 मिली सेकेंड पे आ गया। अगैन करूँ तो ये 0 मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड। सो ये था कि कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है। अभी अगर मैं आपको google.com के बजाय मैं आपको yahoo.com का सर्च करके बताऊं तो ये हमारी, क्योंकि फर्स्ट क्यूरी सबसे पहले कहाँ पे जाती है, हमारे अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर, हमारे प्राइमरी डीएनएस सर्वर के पास जाएगी। वहाँ से रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर हमारे ये पब्लिक जो डीएनएस सर्वर हमने कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर 1.1.1 के नाम से आईपी जो दी हुई है और जो 8.8 की आईपी हमने दी हुई है फॉरवर्डर्स जो सेक्शन हमारा था उसके अंदर, तो ये फिर उस पब्लिक डीएनएस पे इस क्यूरी को भेजेगा, रेफर करेगा और वहाँ से जो रिस्पांस आएगा उसको कैशे करेगा और कैशे कर साथ ही क्यूरी रिस्पांस भी हमें प्रोवाइड करेगा और साथ वो रिजल्ट को कैशे भी कर लेगा। सो yahoo.com में अगर कैशे करूँ तो ये देखेंगे कुछ टाइम कुछ सेकंड्स ये ज़्यादा ले रहे हैं। याहू अगर वर्क नहीं कर रहा है तो हम यूट्यूब के साथ चले जाते हैं। तो ये देखें हमारा जो क्यूरी का टाइम था, रिजल्ट टाइम था हमारे पास 2734 मिली सेकेंड आ गया। अभी अगर मैं फिर से इसको क्यूरी करता हूँ तो ये चूँकि इसकी कैशे के अंदर आ गया है। कैशे अब फिर से मैं अगर आपको कैशे चेक करवाऊँ अपने कैशिंग वाले डीएनएस सर्वर पे लेके तो ये देखेंगे वो साथ बता रहा है कि नेटवर्क इशू रिजल्ट इन रिजॉल्व प्राइमरी क्यूरी। एक दफ़ा फिर से क्यूरी करते हैं, उसने ये क्यूरीज की हैं 53। ये जो हमारा लोकल था वो अनरीचेबल था और उसके बाद उसने रिजॉल्वर प्राइमरी क्यूरी को फॉरवर्ड किया कि इसको आपके पब्लिक डीएनएस को और रिजल्ट को कैशे कर दिया। फिर से मैं एंटर करता हूँ तो ये रिस्पांस टाइम देख लें क्या 1 मिली सेकेंड। अब अगर मैं फिर आपको ये चेक करवाऊँ तो वो देखें वो बता रहा है हमारी जो सेकंड टाइम पे जो क्यूरी थी वो कहाँ से रिज़ॉल्व हुई है, 104 ने रिज़ॉल्व की है। ये वाली क्यूरी थी youtube.com की। अभी अगर मैं कैशे को फ्लैश करूँ तो ये देखें हमारी कैशे फ्लैश सक्सेसफुली। और फिर अगर मैं इस youtube.com को डिग करने की कोशिश करूँ तो ये फिर मेरा रिस्पांस टाइम बढ़ जाता है। तो ये था कि कैशे ऑनली डीएनएस सर्वर आपका कैसे काम करता है। आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, जिन्हें हम मास्टर या स्लेव भी कह सकते हैं, वो क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किए। कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जो कंसेप्ट है वो किस लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी या मास्टर एंड स्लेव जो आपके डीएनएस हैं वो हैं आपके अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर, लाइक जिनके अपने रिकॉर्ड होते हैं। स्लेव के पास अपने जोन्स नहीं होते लेकिन वो जोन शेयर करता है मास्टर या प्राइमरी डीएनएस के साथ, वो जोन शेयर करता है। और उसकी सेटिंग हम जब
प्राइमरी जो डीएनएस है उसके जो जोन्स बनाते हैं और जोन के अंदर हमने रिकॉर्ड बनाए होते हैं, तो उसके के अंदर वो पैरामीटर हम मेंशन कर देते हैं। साथ ही जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है हमारी मास्टर पे, उस पे हमने फॉरवर्ड्स को अलाउ किया होता है कि किसको ये जोन ट्रांसफ़र को अलाउ किया होता है कि जोन ट्रांसफ़र किसके साथ ये कर सकता है। ये बेसिकली आपके जो इंटरनल डोमेन्स होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। आपके मास्टर का जो वर्कलोड है उसको वो कम कर देता है, साथ ही रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है कि इन केस आपका मास्टर सर्वर जो डीएनएस सर्वर है वो रिस्पांस नहीं कर रहा, तो फिर आपका सेकेंडरी डीएनएस सर्वर है वो आपकी क्यूरीज़ को रिजॉल्व करेगा। यहाँ पे कैशिंग की कोई फैसिलिटी नहीं होती, लाइक जो मास्टर एंड स्लेव्स हैं वो ये रिजल्ट्स को कैशे नहीं करते। जब भी आपकी क्यूरी आएगी आपके मास्टर के पास आएगी तो उसने रिकॉर्ड से आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करके देना है। स्लेव के पास आएगी तो उसके पास जो जोन शेयरिंग के मुताबिक जो भी डेटा आया होगा उसने वहाँ से उसको रिजॉल्व करके देना है। अगर आपके पास कोई ऐसी क्यूरी आ जाती है जो आउट ऑफ द डोमेन, लाइक एक्सटर्नल डोमेन पे आपकी पब्लिक डोमेन पे जा रही है वो, तो उस क्यूरी को ये रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो उस केस में हमारे पास आ जाता है कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर। कैशिंग ऑनली डीएनएस सर्वर का भी अपना कोई जोन नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपके मास्टर पे। बट एज़ कम्पेयर टू स्लेव या सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, ये क्या करता है आपकी क्यूरीज़ को फॉरवर्ड करता है। आपके जो भी फॉरवर्डर आपने मेंशन किए होते हैं, या मास्टर होगा या आपके पब्लिक जो डीएनएस सर्वर होंगे वहाँ पे क्यूरीज़ को फॉरवर्ड करता है। जो इंटरनल क्यूरीज़ होंगी उनको ये फॉरवर्ड करेगा। फर्स्ट टाइम जो भी क्यूरी होगी वो फॉरवर्ड करेगा जो आपने फर्स्ट में जो भी आईपी आपने मेंशन की होगी। लाइक अगर आपने मास्टर को मेंशन किया होगा तो आपकी जो भी क्यूरी फर्स्ट क्यूरी होगी उसको रिजॉल्व करने के लिए फॉरवर्ड करेगा मास्टर को। अगर वहाँ से रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर सेकंड जो इसने क्यूरी को फॉरवर्ड करना है वो जो सेकंड आपने फॉरवर्डर मेंशन किया होगा, लाइक पब्लिक डीएनएस आपने मेंशन किया हो, तो उसको ये फॉरवर्ड करेगा। और जो भी आंसर मिलेगा उन आंसर को ये क्या करते हैं लोकली कैशे कर देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी किसी यूज़र से किसी सिस्टम से नेटवर्क के अंदर वहाँ पे इस डीएनएस सर्वर के ऊपर कोई क्यूरी है तो वो उसको लोकली वहाँ पे फास्ट रिस्पांस प्रोवाइड कर सके। इसका एडवांटेज क्या है कि इसके अपने जोन्स नहीं होते, रिकॉर्ड्स नहीं होते, ये एक लाइट वेट होता है। उसके बाद ये आपकी बोथ जो क्यूरीज़ हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल डोमेन्स की जो क्यूरीज़ हैं उन्हें रिजॉल्व करवाता है। ये एक रिकर्सिव रिजॉल्वर डीएनएस सर्वर होता है। ये था आज की जो सेशन था उसका खुलासा। वीडियो को पूरा लाजमी देखें, स्टेप बाय स्टेप जो इसकी गाइड है उसका जो गिटहब डॉक्यूमेंट है, गिटहब पे मैंने एक पब्लिक रेपोजिटरी क्रिएट की और उस रेपोजिटरी का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। साथ ही जो प्रीवियस हमारे जो सेशन थे डीएनएस के बारे में, प्राइमरी डीएनएस के बारे में, एंड सेकंड सेशन हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डीएनएस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं लाइनक्स बेस्ड सिस्टम पे, और वो उसकी टेस्टिंग की थी लैब के अंदर, वो सारी चीज़ें एक सेशन में डिस्कस की थी लास्ट सेशन में। तो उसकी जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तीनों वीडियोज़ को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको डीएनएस के बारे में, डीएनएस होता क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी डीएनएस क्या है, आपके कैशिंग ऑनली डीएनएस है, कौन से सिनेरियो में आप कौन सा सर्वर यूज़ कर सकते हैं, आपको इजीली इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियोस। वीडियो को लाइक, फॉलो, कमेंट एंड शेयर लाजमी करें चैनल को। अगेन थैंक यू सो मच, गुड बाय।